हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। आज का जो टॉपिक है वो है जिस किसी ने भी आपका हक मारा है, यानी आपके हक पर अपना कब्जा जमाया है लीगल तौर पे या इलीगल तौर पे। कई बार ऐसा भी होता है ना कि लीगल तौर पर उसने केस आपको हरा दिया, लीगल ग्राउंड्स में आप मजबूती नहीं दिखा पाए, लेकिन जेन्युइनली वो आपका था बट कोई और छीन कर ले गया, तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, यही आज का टॉपिक है। सबसे पहले मैं उन लोगों का स्वागत करूंगा जो आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़े हैं। हेलो, एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन का प्रेस हिट करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं टैरो कार्ड रीडिंग करता हूं, तो बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने टैरो कार्ड रीडिंग करी है। चैनल के पिक अ कार्ड प्लेलिस्ट में जा करके आप वो टॉपिक्स देख सकते हैं और अपने लाभ के वीडियोस को भी देख सकते हैं। मेरे पुराने व्यूवर्स और पुराने सब्सक्राइबर्स कैसे हैं आप सभी? आप सभी का जो सपोर्ट, जो प्यार मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत थैंकफुल हूं। सारी दुनिया से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी रिसेंटली मेरी टीम ने मुझे एस्ट्रो गुरु चैनल के एनालिटिक्स को, जो यूट्यूब के द्वारा हमें भेजा जाता है, दिखाया। पूरी दुनिया के 48 कंट्रीज में मेरे चैनल को देखा जा रहा है। जी हाँ, 48 कंट्रीज हैं जहां पर देखा जा रहा है अभी इस चैनल को। तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि 48 देश में हिंदी लैंग्वेज को समझने वाले लोग हैं। सबसे बढ़िया बात यह है। और हमारे देश के भारतवासी 48 देशों से मुझे देख रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। बहुत सारी कंट्रीज से कनेक्ट भी होते हैं मुझसे, पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं। जैसा कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर हूं, तो मुझसे कनेक्ट भी होते हैं लोग और बिल्कुल मैं उनकी हेल्प करता हूं। कई बार तो उनके टाइम जोन के हिसाब से मुझे अपने स्लॉट्स रखने पड़ते हैं। तो आप भी अगर अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल सेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो ये नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप जब इस नंबर पर हाय हेलो कुछ भी लिखकर भेजते हैं, तो आपका जो पहला इंटरेक्शन होगा वो मेरी टीम मेंबर के साथ होगा। मेरी टीम मेंबर आपको हेल्प करेगी मेरे साथ आपके अपॉइंटमेंट्स को बुक करने के लिए। तो अगर अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट जरूर करिए। तो चलिए आज की वीडियो की बात करते हैं। 3 पाइल्स हर बार की तरह मैंने ली हैं और इस बार भी जो 3 पाइल्स हैं ये अब आपकी स्क्रीन के ऊपर शो की जा रही हैं। पाइल नंबर 1 है स्लोइंग डाउन। अच्छा, यहां बता दूं कि ये पाइल्स भी ओशो जेन टैरो कार्ड से ली गई हैं, यानी 3 कार्ड्स वहां से मैंने उठाए हैं। कार्ड नंबर 1 है स्लोइंग डाउन, यानी धीमे चलना, धीमे हो जाना। कार्ड नंबर 2 है द ड्रीम, सपने, सपनों को देखना, सपनों के बारे में सोचना। और कार्ड नंबर 3 है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन की मीनिंग होती है भागीदारी, भागीदारी, साझेदारी नहीं, भागीदारी। तो ये 3 कार्ड्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तीनों कार्ड्स में से जिस कार्ड की पिक्चर, जिस कार्ड की इमेज आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जो कार्ड आपको लगता है आपके दिल के करीब है या आपको आज अपनी ओर खींच रहा है, उसी कार्ड को अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखें। स्लोइंग डाउन पहला कार्ड है, पहली पाइल है, और द ड्रीम दूसरी पाइल है, और पार्टिसिपेशन का कार्ड तीसरी पाइल रहेगा। तो हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स हर पाइल के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप टाइम स्टैम्प्स पर जा करके अपनी पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो, पाइल नंबर 1 आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर स्लोइंग डाउन का कार्ड चूज किया था तो पाइल नंबर 1 आप ही हैं। और चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड्स को एक बार शफल कर लूं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो आया हुआ है, दिस इज 4 ऑफ द वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर जो कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस इज नाइट ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 3 इज 10 ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 4 it is 8 of the pentacles, and card number 5th is 6 of the swords. तो we have, मतलब हमारे पास 5 कार्ड्स आ गए हैं। हिंदी में बात करते हैं, ठीक है? ओके, तो पाइल नंबर 1 आप देखें, धोखा तो खैर बहुत बुरा मिला है। मतलब पीठ में छुरा घोंपना एक बात होती है और पीठ में
ढेर सारे छुरे घोंप देना दूसरी बात होती है। तो वो जो ढेर सारे वाला मामला है, उस पेन से आप गुजर चुके हैं। शुरुआत में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आपकी रही उनके साथ जिन्होंने आपको धोखा दिया। बॉन्डिंग बड़ी गजब की थी, आप दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे थे। यही कहते हैं ना, दोस्ती जब बहुत गहरी हो जाती है तो, या रिलेशन बड़ा बढ़िया हो जाता है, तो कहते हैं कि लंगोटिए यार, जिसको कहते हैं ना कि एक ही साथ एक ही चीज़ों को सेलिब्रेट करना, एक जैसी सोच, एक जैसी आदतें, एक दूसरे के बिना काम को ना चलना, उसका काम आपके बिना, आपका काम उसके बिना नहीं चलना, ये सारी परिस्थितियां आपके साथ थीं। फिर अचानक वो व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी हुआ। कुछ मामलों में गलती आपकी भी है, आपने उसे स्वार्थी होना सिखाया भी। आपने उसे बताया कि थोड़ा सा स्वार्थी होना चाहिए। आपने उससे बताया कि अपने फायदे के लिए सजग रहना चाहिए, और उसने आपकी बातों का आपके ही खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। स्वार्थ आपने बताया था, लेकिन आपने ये भी कहा था कि किसी का नुकसान मत करो, अपने फायदे के लिए सजग तो रहो लेकिन लॉसेस मत करो। लेकिन उसने आपका ही लॉस कर दिया, आपको ही धोखा दे दिया, और ऐसा धोखा दिया कि उस धोखे को रिवाइव नहीं किया जा सकता। हालांकि आप अभी भी नॉर्मल हैं, कूल हैं। धोखा खाने के बाद में पेनफुल कंडीशन थी, लेकिन धोखा खाने के बाद भी आप अभी भी इस मोड में हैं कि अगर कहीं कुछ चीज़ें बन सकती हैं तो ठीक है, बन जाने दो। ये जो कैजुअल मोड आपका है, ये कैजुअल मोड आपका अच्छा तो है, लेकिन उस पर्सन के साथ ऐसा कैजुअल मोड, ऐसी सिचुएशन नहीं है। वो पर्सन इसके बिल्कुल विपरीत सोचता है। उसका मानना यह है कि गलती आपकी थी। उस पूरे प्रकरण में गलती उसकी थी, बट वो अभी भी आपकी गलती मानता है। धोखा उसने दिया, लेकिन वो मान के चलता है कि आप ही गलत हैं, और आपके गलत होने की वजह से, मतलब उसके हिसाब से आपके गलत होने की वजह से उसे आपसे दूर रहना चाहिए, और वो आपसे दूर है। आने वाले फ्यूचर में उनके लाइफ में चीज़ें बहुत बदलने वाली हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। चीज़ें जो उनके जीवन में सिस्टमैटिक वे से चल रही थी, वो पूरा सिस्टमैटिक वे ध्वस्त होने वाला है। उनके जीवन में समस्याएं भी सिस्टमैटिक वे में आने वाली हैं। अभी तक जो ग्रोथ उन्होंने स्टेप बाय स्टेप करी थी, उस ग्रोथ के बाद अब प्रॉब्लम्स भी उनको स्टेप बाय स्टेप ही मिलने वाली है। और जो चूंकि वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आ रही है, और उस प्रॉब्लम के साथ वो गो थ्रू होने वाले हैं, तो वो कुछ कर नहीं सकते। और आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप इस सिचुएशन को रोक नहीं सकते। क्योंकि आप इस सिचुएशन को रोक नहीं सकते, इसलिए आप चुपचाप तमाशा देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों जिनका यहाँ पर दिल मुझे दिख रहा है बड़ा साफ और निर्मल। ये सुनकर थोड़ा बुरा लग रहा होगा कि उस व्यक्ति के साथ फ्यूचर में बुरा होने वाला है, बट आप इसको रोक नहीं सकते। ये उनके कर्म का फल है जो उनको मिलकर रहेगा। और सिचुएशन में समस्या अभी ये हो गई है कि अब आप चाह कर भी बीच में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो दूर हट चुके, और दूर हटने के बाद अब आप बीच में जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए शांत रहें, इत्मीनान रखें, धैर्य रखें। स्पिरिचुअल कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, और अकल योगिक पाथ। अब देखते हैं ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था कि आज और अकल योगिक पाथ से मैं क्या निकालने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ तो उनके कर्मों का फल आएगा। तो ये क्या बताएंगे मुझे आइडिया नहीं है। अब ये जो बताएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखता हूँ कि ये क्या बताएंगे। शुरुआत में मैंने एक बार सोचा था कि आज इन कार्ड्स को ना लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि बहुत सारे कमेंट आएंगे, सर आपने ओरेकल कार्ड नहीं निकाले, उससे नहीं बताया। तो मैं सोचा ठीक है, ले लेता हूँ। पैटर्न जो मेरे चैनल का जो पैटर्न चल रहा है 2 डेक से रीड करने का, उसे जारी रखते हैं। ठीक है, चलिए शफलिंग कंप्लीट। कार्ड नंबर 1 ओजस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आया है ये है सत्य, ट्रुथ। सत्व दूसरा कार्ड है, इसमें सत्य अलग है। अब जब ये सत्य सत्व आता है तो मैं भी जरा सा मतलब कभी कभी कंफ्यूजन फील करता हूँ, क्योंकि एक कार्ड है जिसका नाम सत्य है, एक कार्ड है जिसका नाम सत्व है। दोनों मिलते जुलते नाम की वजह से डिस्टर्बेंस होती है। खैर कोई बात नहीं, बढ़िया कार्ड्स हैं। संतोष तीसरा कार्ड आपके लिए। कार्ड नंबर 4 आपके लिए धूमावती। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो आया है ये है अजना। अजना आज्ञा चक्र को कहते हैं, यानी कि थर्ड आई चक्र को कहते हैं। थर्ड आई चक्र ही कहते हैं इसको। ओके,
थर्ड आई चक्र को आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र क्यों कहते हैं जानते हैं आप? क्योंकि जिस साधक का थर्ड आई चक्र जागृत हो जाता है उसकी आज्ञा से चीजें घटित होने लगती हैं। हर चीज के पीछे नाम है, मतलब है, कारण है। आज्ञा चक्र का जागृत होने का मतलब अब आपकी आज्ञा शिरोधार्य होगी। शिरोधार्य मतलब सिर पर रखी जाएगी, उसे ना नहीं किया जा सकता, यूनिवर्स उसे मना नहीं कर सकता। आज्ञा चक्र अभी तक शिव का ही जागृत हुआ, भगवान शिव, भगवान शंकर। अब जो कुंडलिनी है, देखिए कई चीजें होती हैं। भगवान शिव का जो आज्ञा चक्र है वो तो उनका अपना अलग ही है, वो उनका तीसरा नेत्र ही है जिसको थर्ड आई कहेंगे। उसका हमारी थर्ड आई से थोड़ा सा लिंक मैच नहीं करता। हमारी थर्ड आई जब जागृत हो जाती है तो हमारे यहाँ पर तीसरी आंख नहीं खुलेगी, शिव के खुली, हमारे नहीं खुलेगी। लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी पावर आ जाएगी कि हम जो कहेंगे सामने वाला पर्सन उस बात को मान जाएगा। यह है आज्ञा चक्र। तो जिन साधकों का जागृत हो जाता है, जिन योगियों का जागृत हुआ, इसीलिए लोग उनकी बात मान जाते थे, वो मनवाते नहीं थे किसी से। आज्ञा चक्र के जागृत होने के बाद में जैसे ही आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, सहस्रार तक यानी क्राउन चक्र तक सीधे एनर्जी चली जाती है। और आज्ञा चक्र ही वो आखिरी सीढ़ी है जो रोक कर रखती है एनर्जी को। एक बार आज्ञा चक्र खुल गया, थर्ड आई ओपन हो गई, सहस्रार तक आप पहुंच जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यही है छठवां दरवाजा। छठवां दरवाजा खुल गया, एनर्जी सातवें पर पहुंच जाएगी। सहस्रार चक्र के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो खैर वो चीजें अलग हैं। अब ये आपको क्या बताते हैं, ये आपके अपने ग्रोथ के बारे में और आपके अपने पैटर्न के बारे में बता रहे हैं। ये कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं जब आपको लगे कि किसी पर्सन का बुरा आपकी वजह से हो रहा है। भले आपने इंटेंशन करी थी कभी, अब नहीं करते हैं। उस समय गुस्सा था, क्रोध था, तो आपने इंटेंशन करी थी, बट अब एक्चुअली नहीं करते हैं, अब ऐसी इंटेंशन नहीं है। तो उस समय जब उसके साथ सचमुच बुरा होगा तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं आपके आह का परिणाम है। बट यहां पर आपको अपने अंदर अपने गुण को, अपने क्वालिटीज को बिल्कुल बनाए रखना है और अपने आप को डोमिनेट नहीं होने देना। जैसे अभी तक आपका नेचर था, जो कुछ भी नुकसान हुआ उस रिलेशन के खत्म होने से या उस धोखे से, उस नुकसान के बावजूद आपने अपने आप में संतोष कर लिया। संतोष का मीनिंग मैंने बताया था कि अपने आप को संतुष्ट कर लेना, अच्छे और बुरे दोनों के साथ में, दोनों की एक्सेप्टेंस। ये नहीं कि चलो बुरा है तो कोई बात नहीं, बुरे को इग्नोर करो, नहीं नहीं। संतोषी व्यक्ति दोनों को स्वीकार कर लेता है। अच्छाई है आ जाओ, बुराई है तुम भी आ जाओ, स्वागत दोनों का है। तो आपने उसे स्वीकार कर दिया था। अब अजना का कार्ड है जो बताता है कि आने वाले समय में आप अपने आप में थोड़ा एक एनलाइटमेंट ऐसा महसूस करेंगे जब आपको ये फील होने लगेगा कि उस व्यक्ति के साथ जो कुछ भी हुआ या हो रहा है ये उसके लाइफ पैटर्न का हिस्सा था और उसकी कर्म की गति थी। इसमें ना आपका कोई रोल था, ना आपका कोई हाथ था। आप तो बस बीच में उस समय आ गए थे जब उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया। और अब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर या अपने लाइफ के पाथ पर या अपने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पाथ पर बिल्कुल जमे हुए हैं, मौजूद हैं। और यहां आप बिल्कुल तनाव मुक्त और भय रहित हैं। अपने अंदर के व्यक्तित्व को थोड़ा सा निखारने का काम करें। आपका जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व को कुछ लोग हल्के में लेके जा रहे हैं, उन्हें हल्के में ना लेने दें। थोड़ा वजन बढ़ाएं, 10 किलो बढ़ा लें। अपना वजन बढ़ाएं, अपना वजन, फिर से वही बात है, रुकिए। अपने ओजस को बढ़ाएं। अब सही आ गया, ठीक है। आपका जो ऑरा है इसे सघन करने की, सघन का क्या मतलब होता है, कलेक्ट करने की कोशिश करें या कलेक्टिव वे में रखने की कोशिश करें कि जब आप किसी से मिलते हैं तो उस व्यक्ति को आपकी प्रेजेंस का पता होना चाहिए कि आपसे मुलाकात हुई, आपसे बात हुई, एक बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है आपसे बात होना। प्रेजेंस ऐसी बनाने की कोशिश करें। आर्गुमेंट्स में ना जाएं, बिना वजह की चीजों को सजेस्ट ना करें। ये थोड़ी सी चीजें आपको रोकनी होंगी। उस व्यक्ति के साथ जो कुछ भी होगा ये उसका अपना कर्म है। फिर से यहाँ आपके लिए है कि आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, बस हाँ आपको थोड़ा सा दुख होगा तो ठीक है, थोड़ा सा दुख होगा, वो भी आपके अच्छाइयों की वजह से होगा। लेकिन भविष्य में आपको इस चीज का भान हो जाएगा कि जो कुछ हो रहा है ये उसके कर्म का ही फल है और इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। उस व्यक्ति के साथ जो होगा होने दीजिए, अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़िए और अपने जीवन को बढ़िया और सुख में करिए।
इसी शुभकामनाओं के साथ आज की रीडिंग को क्लोज करता हूं। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को भी थोड़ा प्रमोट करिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स के काउंटिंग बढ़नी शुरू हो जाए। मुझे उम्मीद है आप मेरी पूरी हेल्प करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर द ड्रीम का कार्ड चूज किया था तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या इन्फॉर्मेशन आई है, क्या जानकारी देते हैं ये आपके लिए। बड़ी जल्दी मिक्स हो गए। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस इज एस ऑफ द पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ द कप्स। थर्ड कार्ड आपके लिए है पेग ऑफ द स्वॉर्ड्स। फोर्थ कार्ड आपके लिए है सेवन ऑफ द वॉन्ड्स और फिफ्थ में आपके लिए आया है सेवन ऑफ द स्वॉर्ड्स। आपके लिए भी लास्ट कार्ड नेगेटिव में ही आया है। नेगेटिव में आने की मीनिंग मैं अभी आपको बताता हूं। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि उस व्यक्ति ने आपको, मतलब अब इस धोखे को क्या कहें, यह धोखा अपने आप में इतना यूनिक था कि आपको लगा ही नहीं कि वो धोखा दे रहा है। आपको आभास ही नहीं हुआ कि वो व्यक्ति धोखा भी दे सकता है। आपको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़िया है, जिसके साथ आपके रिलेशन अच्छा है, जिसके साथ आप उठते बैठते चलते फिरते हैं, हंसते बोलते हैं, वो व्यक्ति आपको इस तरह का धोखा दे सकता है। वो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा था। ये बात आपको बहुत देर में पता चली। जब आपको पता चली तब तक देर इतनी हो चुकी थी कि ये रिलेशनशिप क्लोज हो गया। और अब जब ये क्लोज हो गया तो आप अपनी ओर से बिल्कुल रेजिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो गए हैं या प्रिपेयर हो गए हैं कि अब ये डोर जुड़ने ना पावे, क्योंकि आप जोड़ना नहीं चाहते। शुरुआत में आपने उस व्यक्ति को इनकरेज किया, आपने अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया, कई बार कंप्रोमाइज किया, कई बार आप चुप रहे, कई बार आपने चीज़ों को घटित होने दी, कई बार आपने चीज़ों को इस तरह से होने दिया कि वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद तो नहीं थी, बट चल रहा है तो चलने दो, आपने ऐसा सोचा। हालांकि इसमें फ़ायदा उसका था, बट फिर भी आपने इसको चलने दिया। और उस व्यक्ति की बारी आने पर, उसकी जब पारी आई तो उस व्यक्ति ने आपके साथ में एक छल कर दिया, छोटी सी चीज पर छल कर दिया। ये जो छोटा सा मामला था ये भी आपके लिए बड़ा ही हर्ट करने वाला मामला था, जिसको कहते हैं ना कि तीर चुभ गया दिल पर। ठीक है, उस व्यक्ति के साथ अभी आज का टॉपिक हमारा है कि जिसने आपका हक मारा है, जिसने आपको धोखा दिया है, हक जो आपका था उसे मारा, आपके साथ छल कर दिया, उसके साथ होगा क्या? तो इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, अपना बेनिफिट लिया और साइड हो गया। आपके हक को उसने अपना बना लिया, ये कहें, या ये कहें कि आपके हक पर अपना अधिकार जमा लिया। जो आपका था उस चीज को उसे चाहिए था कि आपके हवाले करता, एक सहृदयता दिखाता, क्योंकि आप हमेशा उसके लिए पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहे, हमेशा आपने सोचा। लेकिन उस व्यक्ति ने एक क्षण भी नहीं सोचा, सोचने की जहमत भी नहीं उठाई, उल्टे उसके हिसाब से उसने आपको अच्छा बेवकूफ बनाया। अब मजेदार बात यह है कि ये उसको लगता है कि उसने आपको अच्छा बेवकूफ बनाया, लेकिन गजब की बात यह है कि आपको पता है कि आप बेवकूफ नहीं बने, बल्कि आपने ये चीजें हो जाने दी, क्योंकि आप इस चीज में अपने आप को एक तरह से समझें तो इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे, या आप थक चुके थे, पक चुके थे और इस चीज से हटना चाहते थे। तो खैर ये चीज तो हो गई, बट अभी आप पूरी तरह से इस चीज के लिए कॉन्शियस है, इस चीज के लिए फिर से, तो खैर जो होना था हो गया, बट अभी आप इस चीज के लिए पूरी तरह से कॉन्शियस हैं कि अब आप उस पर्सन को या उस पर्सन से जुड़ी किसी चीज को अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे, नहीं आने देना चाहते। और इसकी वजह से आप अपने लाइफ में चीजों को मैनेज तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं तो उसको भी मैनेज कर देंगे, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। बट उस पर्सन के साथ प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है बताता हूं।
उसके साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब उसके पास उसका और आपका दो हिस्सा हो गया है। जो चीज आपकी थी वो उसके पास चली गई है, बट उसकी थी नहीं। वो चीज आपके लिए थी, एनर्जी वाइज की बात करता हूं मैं, यूनिवर्सल एनर्जी की बात करता हूं। जो आपका हिस्सा था वो उसके पास चला गया, वो उसका नहीं था लेकिन फिर भी उसके पास चला गया, तो उसमें एनर्जी आपकी है और वो चीज आपके लिए लॉयल है। हर चीज में एनर्जी होती है, टैरो कार्ड्स में एनर्जी होती है, इन पत्थरों में एनर्जी होती है, इसलिए हम इन पत्थरों को रखते हैं। ये एनर्जी को मेंटेन करते हैं जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं। तो एनर्जी ही है एनर्जी। जैसे कि साइंस के कुछ स्टूडेंट होंगे तो उनको पता है कि हर चीज एटम से बनी है, एटम एनर्जी से बना है कुछ भी ठोस नहीं है, सब एनर्जी से ही है। तो वो एनर्जी, उस चीज की एनर्जी अब उसके पास चली गई है, बट वो एनर्जी लॉयल आपके लिए है। तो जो एनर्जी आपके लिए लॉयल है वो उसको हार्म कर देगी और आपको ये चीज बड़े देर में पता चलेगी, बहुत टाइम लग जाएगा। अप्रॉक्सीमेट कई साल बाद आपको पता चलेगा कि उसके साथ ऐसा 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 बुरा हुआ। आपको थोड़ी तकलीफ होगी, बट आप अपने मन में सोचेंगे चलो ठीक हुआ, उसके कर्म का फल उसको मिल गया। और उसके साथ जो ये होगा, गजब की बात यह है कि उसको फील हमेशा होता रहेगा कि ये उसके साथ इसीलिए हुआ क्योंकि उसने आपके हक को मार दिया। जाने दीजिए, बीच में आप नहीं थे, बीच में आप नहीं हैं, और अभी जो आपने एक रेजिस्टेंस मोड बना रखा है उस पर बिल्कुल कायम रहना है। उस पर्सन को अपनी लाइफ में अब इंटर नहीं करने देना है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में अब एंटर करता है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा होंगी, आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो पर्सन किसी गिल्ट की वजह से नहीं, किसी अपराध बोध की वजह से नहीं आपकी लाइफ में एंटर करेगा। वो सिर्फ इसलिए एंटर करेगा ताकि आपका और फायदा उठा सके। तो इसलिए उस पर्सन से दूर रहें। और जब उसको आने वाले समय में अपनी गलती का एहसास होगा तब तक वो उसकी मैच्योरिटी बढ़ चुकी होगी, उसकी गलती उसको पता हो चुकी होगी, और उस टाइम तक उसको ये भी ठीक से पता होगा कि अब पैचअप करने और माफी मांगने का समय निकल चुका है। चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं हो सकता। तो भले कभी वो आपसे आमना सामना हो तो अपनी गलती के लिए माफी मांग ले, लेकिन उसके बाद वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि आप आने नहीं देंगे। चलिए, ओरेकल योगिक कार्ड्स निकाल दिए मैंने। पहला कार्ड आपके लिए छिन्नमस्ता, गजब का कार्ड आया है, पहला ही। सेकंड आपके लिए आया है वात। थर्ड कार्ड इज फॉर यू, यमस। फोर्थ कार्ड आसन। आसन वो योगासन होता है ना, तो वो वाला आसन। लास्ट में फिफ्थ कार्ड आपके लिए आया है रजस। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ओरेकल योगिक पाथ जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि अब सैक्रिफाइस नहीं करना है। छिन्नमस्ता कहती हैं कि एक बार सैक्रिफाइस कर दिया तो कर दिया, अब और नहीं करना, ठीक है। छिन्नमस्ता कहती हैं कि जो सैक्रिफाइस आपने कर दिया है वो अपने आप में एक्सट्रीम था, अब उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, उसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। वात का कार्ड कहता है कि चीजें ऑटो सेट होंगी, रीसेट होंगी, या अब तक तो हो चुकी हैं, ऐसा समझें। वो पास्ट की बातें हैं थोड़ी सी, बट वो कहता है कि हो चुकी हैं और हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। ऐसा आपको हो सकता है लगता हो कि वो जो डैमेज है वो कंट्रोल होना शुरू हो गया है, बट अभी भी वो कंट्रोलिंग में ही है और कंट्रोल होता जा रहा है। यमस का कार्ड कहता है कि आप पैनिक ना हो, अब जो हो रहा है बेटर, उस बेटरमेंट को खींचते चले जाएं, डोर को खींचें अपनी ओर। कभी कभी होता है ना, आप ईश्वर की ओर कहते हैं, हे ईश्वर जो दिया बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बस बहुत हो गया। क्यों भैया, समझिए ना, आप चम्मच लेकर खड़े हैं कि एक चम्मच पानी दे दो भगवान। अब भगवान एक चम्मच, भगवान का चम्मच बहुत बड़ा है, भगवान ने उठाया, वो बाल्टी भर का पानी उनके चम्मच में आ गया, उन्होंने वो लेड़ना है, अब आपके चम्मच में कैसे डालेंगे, समझ। तो दायरा बढ़ाइए, अपने ग्रहण करने का ग्राही बने, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, ग्राही बने, ग्रहण करने के लिए तैयार रहें, एक्सेप्ट करें। आसन का कार्ड है, आसन कहता है कि पोजीशन को स्टेबल रखे रहें। अगर सिचुएशन स्टेबल हो गई है
और इस पैटर्न पर जो अभी आपकी करंट लाइफ में चल रहा है, इस पैटर्न पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इस पैटर्न को छेड़े मत, इसे चलने दें, इसमें ज़्यादा इधर उधर ना करें, दिमाग ना लगाएं। रजस का कार्ड कहता है कि अपने मन में सात्विक भाव बनाए रखें, लेकिन ये जो सात्विक भाव है ये वो वाला भाव नहीं है कि जो मेरा है वो तेरा है, नहीं नहीं, रजस है, राजस यानी राजाओं वाले गुण। राजाओं वाले गुण कौन से होते हैं? राजा जो मेरा है वो तेरा है नहीं करते हैं, वो कहते हैं जब तुम्हें प्रॉब्लम होगी देन आई विल हेल्प यू, अदरवाइज यू नीड टू पे टैक्स। यही होता है ना राजा का काम, टैक्स लेता है पब्लिक से, टैक्स लेकर के बहुत सारे काम करता है पुण्य के, परोपकार के, लेकिन खुद कैसे रहता है? ऐशो आराम से, मस्ती से। तो रजस। अब राजा का ये भी गुण नहीं है कि वो अन्याय करे, अत्याचार करे। राजा अपने आप में एक ऐसी चीज होता है, पहले राजा क्या होता है वो भी समझ लें। राजा वो होता है जिससे प्रजा का पिता कहा जाता है, सुना ही होगा आपने कि राजा वो है जो प्रजा का पिता हो, उसे राजा कहते हैं। लेकिन राजा वो होता है जो नीतियों के अनुसार चलता है, वो राजा होता है। रामायण जैसे ग्रंथ में राजा उसे कहा गया है जो प्रजा की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है और प्रजा की रक्षा करने के लिए आतताइयों यानी टेररिस्ट, आतताई को आजकल टेररिस्ट कहेंगे, या वो लोग टेररिस्ट ही कहेंगे, आतताई मतलब दुष्ट लोग, बुरे लोग जो आतंक फैलाते हैं, टेरर फैलाते हैं, लोगों में भय फैलाते हैं, तो उन लोगों के साथ अन्याय पूर्वक व्यवहार करने वाले को राजा कहते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, वाल्मीकि रामायण में है, ये पहले चैप्टर में ही है। सीधा सीधा है कि राजा वही है जो अन्यायी के साथ अन्याय पूर्वक व्यवहार करे, न्याय नहीं करना है फिर उसको। वो आज की तरह नहीं कि वो टेररिस्ट मर गया तो उसको पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार, नहीं नहीं नहीं, रशिया वाला हिसाब किताब। ठीक है, रशिया क्या करता है नेट पे पढ़ लीजिएगा, टेररिस्ट के साथ में, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गया था, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था, फिर रशिया के एम्बेसडर ने यूएन में कहा कि ह्यूमन राइट्स ह्यूमन के लिए है, जो जिंदा है, जो मर गए उनका ह्यूमन राइट नहीं है, और टेररिस्ट का तो बिल्कुल भी नहीं है, हम यही करेंगे जो कर रहे हैं, जो करना हो कर लीजिए। तो कोई कुछ कर नहीं पाया, और वो अभी भी वही कंटिन्यू कर रहा है। खैर, तो राजा का गुण मैं बता रहा था। अब राजा का गुण क्यों बता रहा था? ताकि आप भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड ना हो जाएं जैसे कि हैं। अपने अंदर इस गुण को बरकरार रखें, कंटिन्यू रखें, वर्तमान रखें, सिर्फ बरकरार ना रखें, वर्तमान रखें। बरकरार मतलब कंटिन्यू, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंस रखें इस गुण को। वो व्यक्ति जो आपको धोखा देके जा चुका, अगर वो आना भी चाहता है तो उसको पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी, और पनिशमेंट छोटी सी नहीं होगी। पनिशमेंट वो होगी जो समय के साथ बढ़ गई है, ब्याज सूद लगा करके। ठीक है, तो उसको बता दीजिए, अगर कभी वो वापस आना चाहता है, गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, जैसा कि कार्ड यहां बता रहा है कि पॉसिबिलिटी है, तो उसको बता दीजिए कि अब इस चीज पर इंटरेस्ट भी लगेगा। आपने जो लॉसेस किए हैं, वो लॉस किए हुए इतने साल बीत गए, और उस लॉस की वैल्यूएशन ये थी, और उस वैल्यूएशन पर इंटरेस्ट जोड़कर इतना हुआ, और ये सारा अगर आप पेड करते हैं तभी आपको माफी मिलेगी, अन्यथा आप जा सकते हैं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है आपकी। आप पहले भी जीवन में मेरे नहीं थे, अब दोबारा भी नहीं रहेंगे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने अंदर जो भाव रखना है, गर्वित भाव रखना है, अहंकार वाला नहीं रखना कि है मैं तुमसे, नहीं, ऐसा नहीं। लॉजिक्स, मैंने लॉजिक्स की बात करी ना, राजा लॉजिक्स देता है। तुम अन्यायी हो, इसलिए तुम्हें न्याय के लिए, अगर कोई अन्यायी होता था, जैसे सपोज करें पुराने टाइम में कोई बच्चों की किलिंग कर दे, 10-12 बच्चों को मार दे, तो वो बहुत बड़ा अन्याय कार्य हुआ, बहुत बड़ा अनैतिक कर्म हुआ, तो राजा उसको बहुत बड़ा दंड देते थे। कई किंग्स ऐसे थे जो बड़े भयानक सजाएं देते थे, वो सजाएं भी देते थे जो उनके उस समय माइंड में आ जाती थी, जो उनके रूल बुक में नहीं होते थे, और उसके लिए वो ऑप्शन देते थे, जो रूल अपने आप से एक्सक्यूज देते थे, वो यही देते थे कि आपके जो अपराध हैं वो इस लायक नहीं है कि उन्हें रूल बुक से पढ़ करके सजा दी जाए। आपके अपराधों के अकॉर्डिंग आपको सजा दी जा रही है, ना कि रूल बुक से। रूल बुक तो उन लोगों के लिए है जो रूल्स के अकॉर्डिंग छोटे मोटे अपराध करते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। हो सकता है मैं आपको थोड़ा बुरा बनने को बता रहा हूं, आपको ऐसा लगता हो, लेकिन मैं बिल्कुल बुरा बनने को नहीं कह रहा हूं। ठीक है,
भगवान राम अगर राक्षसों को ना मारते तो काम नहीं हो पाता, आज उनकी पूजा हम नहीं कर रहे होते, है ना। समझें इस चीज को। आतताइयों के लिए आतताई बनना पड़ता है। जो लोग डराते हैं उनके लिए आपको डर बनना पड़ेगा कि आपको देखकर वो डरें। लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं कि आप भूत बन जाएं, डराना शुरू करें। संयमित रहें। जब वो ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको पीछे नहीं हटना है, अपने लॉजिक्स पर आपको आगे जाना है। फाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। उम्मीद है आप बातों को समझ पाए होंगे। थोड़ी सी साइकिक गई थी रीडिंग, मुझे पता है। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो बैक करके दोबारा सुन लीजिए। इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पार्टिसिपेशन का कार्ड चूज किया था और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं कि जिसने आपको धोखा दिया, आपका हक मारा, उसके साथ क्या होगा। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द एम्परर। सेकंड कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आया है यह है पेग ऑफ द पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड आपके लिए आया है 6 ऑफ द वॉन्ड्स। फोर्थ कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ द कप्स एंड लास्ट कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आ रहा है दिस वन इज एस ऑफ द वॉन्ड्स, रिवर्स। ये रिवर्स इंफॉर्मेशन देने के लिए आ गया। इस कार्ड ने आते ही मेरे हाथ में बता दिया कि ये रिवर्स इंफॉर्मेशन देगा, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला है। चलिए पाइल नंबर 3। हालांकि आपके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं चल रही हैं इसमें अभी भी आप थोड़ा निराश हैं, और निराश इसलिए हैं कि कहीं कहीं आपको लगता है कि चीज़ें उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से उनको होना चाहिए, चीज़ें उस तरह से परिवर्तित नहीं हुई जिस तरह से होना चाहिए। आपने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करी या उस व्यक्ति को भी साथ लेकर चलने की कोशिश करी, उसके भी ग्रोथ के बारे में सोचा, उसके लिए भी योजनाएं बनाई, उसको सपोर्ट दिया, उसको एक तरह से केयर किया। भले वो आपका दोस्त हो, भाई हो, मित्र हो, आपका रिश्तेदार हो, बड़ा हो, छोटा हो, बट आपने पिता जैसा सपोर्ट किया और उस सपोर्ट का उसने वैल्यू ही नहीं किया, मान ही नहीं किया। जब उसने मान नहीं किया तो उसने आपकी वैल्यू कभी करी नहीं। आप जानते थे इस बात को, लेकिन आपने इग्नोर किया चीज़ों को। आपने चीज़ों को ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, ऐसा कर दिया। फिर उसने अपना रास्ता पकड़ लिया। उसे लगा उसका पाथ, उसका रास्ता बिल्कुल सही है और वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। उसने आपको एक तरह से ऐसा धोखा दिया जो आपको अंदर तक, गहराई तक चोट पहुंचा गया। लॉस तो ज़्यादा नहीं है लेकिन चोट ज़्यादा है, और जो ये चोट ज़्यादा है ये अभी भी आपको तकलीफ देती है। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती थी अगर सामने वाले पर्सन के दिमाग में या उसके मन में या उसके दिल में थोड़ी सी फीलिंग्स अच्छी होती। बट वो अपनी फीलिंग्स के सामने या अपनी फीलिंग्स को एक तरह से प्रैक्टिकल मोड में लेकर चला गया और चीज़ों को ओवरलोड प्रैक्टिकल देखने लगा या ओवर प्रैक्टिकल होकर के सोचने शुरू कर दिया। उसे लगा कि आप इन चीज़ों को उतना बॉदर नहीं करते क्योंकि अक्सर आप नहीं करते। उसे लगा कि इन चीज़ों के प्रति आप ज़्यादा चिंता नहीं करते जो कि अक्सर आप नहीं करते। उसे लगा कि आप इन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू नहीं करते और फिर से वापस रिवाइव हो जाएंगे और उसके साथ हो जाएंगे। लेकिन इस बार वो गलत निकला और आपने उन चीज़ों को छूट जाने दिया। जो छूट रहा था उसे छूट जाने दिया, क्योंकि हर बार तो आप ही कैच करते थे, पकड़ देते थे। इस बार आपने छूट जाने दिया और फ्यूचर में उसके लिए जो कुछ भी आ रहा है वो एक्चुअली उसके हित में नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उसका कोई नया काम बिगड़ जाएगा। किसी नई परियोजना, नए काम में उसको ऐसा लॉस होने वाला है जो उसके लिए एक सबक जैसा होगा। हालांकि उसके बाद रिवाइव हो जाएगा, ऐसा नहीं पूरा जीवन खराब होगा, रिवाइव हो जाएगा, बट इस एक चीज़ की सज़ा उसको मिल जाएगी। और अमूमन यहाँ से 1 साल का स्लॉट ले रहा है, 12 महीने। ये तीनों जो पाइल्स मैंने करी उसमें पहली बार ये टाइमलाइन आई है। 12 महीने का स्लॉट है। इस 12 महीने के भीतर उसको पनिशमेंट मिलनी है और वो इस चीज़ को रोक नहीं पाएगा। उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मतलब कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ नया काम जो उसका होगा, कुछ नया करेगा, उस नए में ही उसको लॉस होगा और उस लॉस को वो रोक नहीं पाएगा, संभाल भी नहीं पाएगा।
और उसको होते हुए देखना उसकी नियति है। ओरेकल यौगिक पाथ कार्ड्स आपके लिए जो आए हैं, आत्मन पहला कार्ड आपके लिए। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आ रहा है, दिस वन इज प्राणायाम। थर्ड पोजीशन आपके लिए जो आया है, दिस वन इज कर्मा। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है तपस। और फिफ्थ कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है बुद्धि। बुद्धि मतलब ब्रेन, दिमाग। चलिए अब आपको बताते हैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप उन चीजों को इमेजिन करना बंद करें जिनका आपसे लेना देना नहीं है और जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। अगर उन चीजों को आप इमेजिन करते रहेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर नहीं होंगी। हर चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको समझें। हर चीज पर अपनी पकड़ नहीं बना सकते, इसको भी समझें। लेकिन अपने जीवन पर पकड़ बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपने जीवन को एकाग्र होकर देखना शुरू करें तो चीजें आपके जीवन में और परिवर्तित होंगी। फिर प्राणायाम का कार्ड है जो कहता है लाइफ जैसे चल रही है चलने दीजिए, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी आपके फेवर में कभी किसी और के फेवर में, ये चलने दीजिए। लेकिन ध्यान यहाँ क्या रखना है, ध्यान यहाँ रखना ये है कि बेहतरी के लिए अगर टारगेट करते हैं तो वो बेहतरी एक्चुअली में घटित होगी, लेकिन आपको टारगेट करके चलना है। अब आता है कर्म का कार्ड, बहुत ही बढ़िया कार्ड है। कर्मा का कार्ड जो है ये कहता है कि चीजें ऑटोमेटिक मोड में जा सकती हैं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चीजें इस तरह से रीसेट हो सकती हैं। लेकिन आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन आगे आई है वो इन्फॉर्मेशन है तपस की। वो कहता है सिचुएशन को एज इट इज स्वीकार कर लें और ये मान लें कि अब आप अकेले हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ से गया या गई और उस पर्सन का ना आना ही आपकी नियति है, ये आपके लिए है। ठीक है, उसके लिए तो बता चुका ना मैं आपको कि उसका बुरा होगा साल भर में, अब ये आपके लिए चल रहा है। तो ये कहते हैं कि आपकी नियति है कि आप उस पर्सन को गंवा चुके हैं, लेकिन वो तो अपना कर्म भुगत लेगा। बट आपका कर्म ये नहीं है कि आप उस पर्सन के बारे में सोचें और अपने आप को जरा भी उदास करें, क्योंकि ऐसे लोगों का आना और जाना आपके लाइफ में अगर बना हुआ है या बराबर हो रहा है तो इसमें आपका कोई रोल योगदान नहीं है। ये उनके लाइफ का पैटर्न है जो आपके लाइफ में सडनली आ जाता है और आपकी लाइफ से टकरा कर चला जाता है। कर्म का कार्ड कहता है कि आप अपने कर्म के ऊपर बिल्कुल फोकस और कंसंट्रेट रहें। फिर बुद्धि का कार्ड आता है जो कहता है अब थोड़ा समझदार हो जाएं, अपनी चीजें ना बताएं, अपने बारे में कम इंफॉर्मेशन दें, अपने गोल्स ना बताएं, आप क्या करना चाहते हैं ना बताएं, क्या नहीं करना चाहते ये भी ना बताएं, कैसे करना चाहते हैं ये ना बताएं, कैसे नहीं करना चाहते ये भी ना बताएं। थोड़ा सा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बन जाए। बुद्धि का कार्ड कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि कर्मा आपके लिए ऑटोमेटिक मोड में चलना शुरू हो जाए, आप थोड़ी चीजें करें और उसी पैटर्न को आपका कर्मा आपके जीवन में लगा दे कि वो चीजें रिपीटेडली होती चली जाएं। और जब वो चीजें रिपीटेड होती चली जाएंगी तो आपके जीवन का जो एक तरीके से कहते हैं कि गाड़ी चल पड़ी वो हो जाएगा। समझे ना, गाड़ी को चला रहे हैं और गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है, दोनों में कितना फर्क है। तो बुद्धि का कार्ड कहता है कि स्थिरता सबसे जरूरी है, क्योंकि स्थिर व्यक्ति के मन में ही, दिमाग में ही स्थिर बुद्धि हो सकती है। अगर आप स्थिर नहीं हैं, अस्थिर हैं, डिसीजंस ले करके उन डिसीजंस के साथ नहीं चल पा रहे तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसलिए आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। साथ ही बुद्धि का कार्ड जो है ये, इसको उठा ही लेता हूं मैं ये कहते हैं कि स्थिरता जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है आपकी परिपक्वता भी। अगर स्थिरता केवल है, परिपक्वता है तो तालमेल नहीं बनेगा। केवल परिपक्वता है लेकिन स्थिरता नहीं है तो भी तालमेल नहीं बनेगा। साथ ही साथ ये कहते हैं लाइफ के पैटर्न को अब छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ के पैटर्न में काफी सेटिंग हो चुकी है। उस व्यक्ति के लाइफ के पैटर्न में, ये यहाँ उस व्यक्ति के बारे में बताते, कहते उस व्यक्ति के लाइफ पैटर्न में भी काफी सारे परिवर्तन आ चुके हैं। और अगर आपको कुछ पता चलता है तो चुपचाप देखें कि क्या हो रहा है। वार्न करने की कोशिश ना करें, बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसका जो डाउनफॉल है वही उसके लिए ग्रोथ का कारण बनेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा इंसान है उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी, उसकी ग्रोथ होगी, लेकिन ये वाला डाउनफॉल जो साल भर में मिलेगा इसे झेलने के बाद
अब इसे झेलने के बाद कितनी ग्रोथ मिलेगी, क्या मिलेगी, उसके बारे में यहाँ तो जानकारी यही नहीं, क्योंकि मैं उसके बारे में निकाल नहीं रहा था, तो मतलब उसकी ग्रोथ को नहीं निकाल रहा था, सिर्फ ये निकाल रहा था कि उसका कर्म उसको मिलेगा नहीं, तो उसको मिल रहा है। पाइल नंबर 3, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी आपको आपके लिए बताई हैं, तो वो आपकी लाइफ को बेटर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक, इतनी ही। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।